So today is your last class over here. जो पिछला बैच चल रहा था उसकी इस दफ़ा बताया गया था कि ये लास्ट क्लास है. अब मेरा ख्याल है न्यू बैच शायद स्टार्ट होगा. नहीं शायद कुछ इन्होंने डिवीजन में भी इस तरह होगा ना कि एमपीटी से पहले एक बना. नवंबर के शुरू में है ना जो बैच होता है उसको कंप्लीट कर देते हैं. आगे जो अगले 2 महीने होते हैं ना जैसे दिसंबर और फरवरी इसमें भी पूरा रिवीजन करते हैं. वो बच्चे फिर खुद से जो है ना प्रिपेयर करते हैं. शायद ये दूसरे बैच में उन लोगों को बिठाएं जिनका एमपीटी क्वालिफाई हो गया है. मे बी मुझे जो समझ आया था, मेरी बात तो नहीं हुई इन दिस रिगार्ड. हाँ, तो अब देखें जिनका एमपीटी ही क्लियर नहीं हुआ, लेट सपोज, अब उनका यहाँ आने का फ़ायदा क्या है? एग्ज़ाम्स तो वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यूज़लेस प्रैक्टिस है. अगर कोई जैसे शौकिया आना चाहता रहेगा तो वो आता रहेगा जी, कुछ ना कुछ चलें नेक्स्ट की तैयारी कर लें. अब फिर फोकस मेरा ख्याल है कि ये होगा कि जिनका एमपीटी क्लियर हो गया तो वो फिर बस टारगेटेड बेस्ड अब टीचिंग होगी या उनको ही थोड़ा एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी. 2-3 का ही क्लियर हुआ होगा. चलें, इन दोनों का भी हो गया है, उनका भी हो गया है. आप हुए थे पीयर एमपीटी में, और आप लोग 25 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. अच्छा, पता नहीं था, तो फिर आपका वो चांस निकल गया है. अब 2024 के लिए तो आप अप्लाई करने की पोजीशन में ही नहीं है. ओके. ये ना इन लोगों को ये पोर्शन कवर करना चाहिए कि ताकि जो भी लोग आते रहे ना, हाँ, वो साइड से गुजर जाए. अच्छा जी, इन आवर लास्ट क्लास व्हाट डिड वी डिस्कस? एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हो गया था. किसने लास्ट क्लास अटेंड की थी? हाँ, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर थे वो, ठीक है. सो टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक बैलेंस ऑफ पावर. अच्छा मैडम, जुबैदा अब्बासी की क्लासेस अटेंड की हैं आप लोगों ने? उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं? अच्छा मैम, क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही होती हैं, पास्ट पेपर्स करें. चलें, ये भी अच्छा, आपकी वो प्रैक्टिस हो गई होगी. वो उन्होंने टॉपिक सिलेबस वो नहीं फॉलो किया है. अच्छा, ठीक है. Okay, by balance of power, what thing comes to your mind? Balance. Okay, and बैलेंस इस तरीके से कि अगर किसी के पास एक चीज़ की अथॉरिटी है तो वो उसको बेजा इस्तेमाल ना करे, उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर भी एक निज़ाम कुछ और रख दिया जाए, तो एक दूसरे को बैलेंस करें कि वो पावर जो उनके पास अथॉरिटी मौजूद है उसका मिसयूज़ ना हो. मे बी बैलेंस ऑफ पावर. what makes your country a more powerful state? आपके मुल्क को क्या चीज़ पावरफुल बना रही होती है? इकोनॉमी and military, diplomacy, and technology.
व्हाट एल्स? वो इकोनॉमी उसमें आ गया है। कल्चर, ठीक है, एंड वो इसी में ही शामिल हो जाएगी। एजुकेशन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपका मुल्क जो है एक पावरफुल स्टेट के तौर पे सबके सामने आता है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट डू बैलेंस ऑफ पावर और व्हाट डज बैलेंस ऑफ पावर रेफर्स इन IR? इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग, ओके, देखें, सो बैलेंस ऑफ पावर इन IR रेफर्स टू द distribution of power and influence among states or influence among states or actors, ठीक है, in the global system. So it is a key concept in understanding how states interact with each other. Basically in this topic we will study that how states interact with others, each other. आप लोग आगे आगे आ जाए ना, पीछे जो बैठे हुए हैं आगे कवर कर लें चेयर्स को, थोड़ा सा आवाज़ का मसला है। Okay, so when we study this topic, first of all we need to keep few points in our mind कि जिस पे पूरा आपका बैलेंस ऑफ पावर सस्टेन करेगा. नंबर 1, पावर सेंटर्स. नंबर 2, multipolarity, bipolarity and unipolarity. Number 3, alliances and coalitions. Diplomacy and conflict. Number 5, shifts in power. Shifts in power. Number 6, soft powers. ठीक है, अब वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस कि पावर सेंटर्स में क्या मतलब है, मल्टीपोलैरिटी क्या थी, बाइपोलैरिटी क्या थी, यूनिपोलैरिटी क्या हुई थी, कि किस तरह सिस्टम्स जो है उसने काम किया है और बैलेंस ऑफ पावर कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम शिफ्ट होता रहा है. ठीक है, चलिए जी, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगी और फिर and then I will give you the stuff regarding keeping in mind the present scenario. मैंने हर क्लास में आपसे यही कहती हूँ कि जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपने थोड़ा सा हिस्ट्री को जहन में रखना होगा और थोड़ा सा उस टॉपिक को लेके करंट देखना होगा कि आया करंट ही इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है.
अगर आप थ्योरीज का चैप्टर प्रिपेयर करें तो थ्योरीज जो पास्ट में थी वो थी, तो अब कौन सी थ्योरी जो है एग्जिस्ट कर रही है सर्टेन इश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो ये पहले थोड़ा सा मैं आपको पास्ट का लिखवा दूंगी और फिर प्रेजेंट जो होगा वो बैलेंस ऑफ पावर का मैं एक ओवरव्यू आपको लिखवा दूंगी, ठीक है। बस ये हो जाएगा हम आपकी क्लास में। चलें जी, पावर सेंटर्स। द बैलेंस ऑफ पावर कैन शिफ्ट, लिख लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो मैं वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ चीज़ों को, ठीक। लिखवा दूँ, चलें फिर ये क्या ज़हन में रहेगा। ऑल राइट, द बैलेंस ऑफ पावर कैन शिफ्ट, the balance of power can shift over time. The balance of power can shift over time as different countries or groups of countries gain or lose influence. Full stop. Major power centers historically included the United States, Russia, China and the European Union among others. ओके अच्छा, अब इसमें क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द पावर गॉट शिफ्टेड, ठीक है। अब पहले हमारे पास जो मोस्ट पावरफुल थी वो थे यूरोपियन यूनियन थी, आपका यूनाइटेड स्टेट्स था, रशिया था, चाइना था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वक्त के साथ साथ पावर्स आगे पीछे हो रही हैं, कोई इकोनॉमिक वाइज बहुत आगे निकल रहा है, कोई ऐसा हो रहा है जैसे टेक्नोलॉजी वाइज हो रहा है, जैसे कहा जाता है कि इजराइल जो है वो उसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलिट्री इजराइल की स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर हम हर एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो इजराइल मिलिट्री वाइज ऊपर हो गया, चाइना को देखेंगे तो वो इकोनॉमी वाइज ऊपर चला गया है। तो अब मतलब कि जिसका जो सेक्टर्स अगर पूरी वर्ल्ड में होता जा रहा है तो फिर उस एस्पेक्ट्स के लिहाज से आप देखें बैलेंस ऑफ पावर आप सिर्फ किसी एक चीज़ पे नहीं कह सकते कि अगर किसी मुल्क की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमी में 1 रुपया नाम नहीं आ रहा है तो आप उसको पावरफुल स्टेट नहीं कह सकते। तो इट मीन्स टू बी अ पावरफुल यू हैव टू लुक ऑल द मैटर्स, ठीक है। ये जितने मैंने लिखे हैं ये भी होने चाहिए और ये सब भी आपके मैटर्स करते हैं, ठीक है। तो पावर सेंटर्स जो है वो आपका मतलब ये होता है कि इस वक्त आपके पावरफुल सेंटर कौन सा है। अभी अगर हम देखेंगे तो कितने हैं पावर सेंटर्स, तो ठीक है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक इस वक्त नहीं चल रहा, तो अब हम स्टिल मल्टीपोलैरिटी की तरफ वापस आ गए हैं। पहले था ये जब आपका सोवियत यूनियन और ये वाला था कोल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आपका मल्टीपोलैरिटी थी, उसमें आपकी कौन कौन सी कंट्रीज स्ट्रॉन्ग थी। रशियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था आपके पास, फिर आपका वो था हाँ, देन फिर आपका फ्रांस था, ब्रिटेन था, जर्मनी थी, बिल्कुल। तो ये थे कि बहुत सारे थे, अब कोई ज़्यादा पावरफुल था और कोई लीस्ट पावरफुल उसमें था, लेकिन वो सिस्टम ख़त्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो फिर क्या आ गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है
मल्टीपोलैरिटी या मल्टीपोलैरिटी? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त आपकी मल्टीपोलैरिटी थी, बाद में आपकी बाइपोलैरिटी आई थी, ठीक है, और फिर आपकी यूनिपोलैरिटी आई थी, एंड देन अगेन मल्टीपोलैरिटी सिस्टम चला। यूनी आई थी ना, ऐसे ही था। और जब आपका ड्यूरिंग कोल्ड वॉर था उस टाइम आपकी बाइपोलैरिटी चल रही थी, एक रशिया था आपका मोस्ट पावरफुल और एक आपका यूनाइटेड स्टेट्स था, ठीक है, ये सब थे आपके सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी एंड यूनिपोलैरिटी। So the international system can be, the international system can be categorized, can be categorized by different structures multipolarity refers to a system to a system with several major powers, comma, bipolarity involves two dominant powers. So bipolarity involves two dominant powers, and unipolarity is when one state or actor holds significant influence. So these kind of structures also affects the dynamic of international relations. जो माजी में ताकतवर था आज वो इतना ताकतवर नहीं है, उस वक्त का आपके उनके साथ रिलेशन डिफरेंट थे, अब आपके डिफरेंट हो गए। किसी वक्त में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी और अब पाकिस्तान और किसी वक्त में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं सही हुई थी। तो जब कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसीज़ में अप एंड डाउन आता रहेगा तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट्स आपके मुल्क पे भी पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी होगी डिस्टर्ब, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे, आपके मुल्क में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, तो फिर आप इशू ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अलायंसेस एंड कोalition, states often form alliances, or coalitions to counterbalance the power of others. For example, NATO is a military alliance. For example, NATO is a military alliance of Western countries created during the Cold War, to counter the influence of the Soviet Union.
the Soviet Union.